पहाड़ों की खूबसूरती किसको अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती है। ऊंची ऊंची चोटियां, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। ऐसा लगता है जैसे कोई सन्यासी उस सुंदर से वातावरण में ध्यान कर रहा हो। पहाड़ों का ये शांत माहौल लोगों को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन इनकी ऊंची ऊंची चोटियां चुनौती देती हुई सी प्रतीत होती हैं। देखो बच्चों, इन चोटियों को फतह करने का बहुत से लोगों का जुनून होता है, लेकिन पहाड़ इन लोगों के जुनून का इम्तिहान भी लेते हैं। कुछ उत्साही लोगों ने दुनिया की इस सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराने का गौरव प्राप्त किया है। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है एवरेस्ट की चुनौती। उस पाठ में हम ऐसे ही महान लोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, पठन कार्य शुरू करते हैं। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, यानी पर्वत की चोटी है। यह समुद्र से 8,848 मीटर ऊंचा है। इसके उत्तर में तिब्बत है और दक्षिण में नेपाल। बच्चों, कई बार यह प्रश्न संक्षिप्त प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाता है कि एवरेस्ट के उत्तर में और दक्षिण में क्या है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसके उत्तर में तिब्बत है और दक्षिण में नेपाल। तिब्बती इसे चोमोलुग्मा अर्थात संसार की माता और नेपाली लोग सगरमाथा के नाम से पुकारते हैं। नेपाली भाषा में सगर का अर्थ बर्फ होता है। 1849 में एक सर्वेक्षण दल, यानी कि सर्वेक्षण कहते हैं जो अधिकारियों का दल निरीक्षण करता है, उसे पहली बार यह पता चला कि यह संसार का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। उस समय इसे शिखर 15 का नाम दिया गया, लेकिन बाद में इसे एवरेस्ट कहा जाने लगा। इसे यह नाम भारतीय सर्वे विभाग के प्रमुख सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में प्रदान किया गया। सबसे पहले 1921 में ब्रिटिश पर्वतारोहियों, यानी जो पर्वत पर चढ़ाई करते हैं, ऐसे एक दल ने इस शिखर पर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु दक्षिण तिब्बत में इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 3 महीने तक संसार के इस अज्ञात यानी जिसे जाना न गया हो, ऐसे भाग की यात्रा करने के बाद वे सभी इंग्लैंड वापस लौट गए। इस पाठ के लेखक मेजर हरिपाल सिंह आहलूवालिया अब अपनी यात्रा के बारे में बताते हैं कि इसके दूसरे साल एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए एक ब्रिटिश दल ने प्रयास किया, यानी कोशिश की। वह भी 8,321 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच सका। इसके बाद तो अनेक दलों ने इस शिखर पर चढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन सबसे पहले 1953 में शेरपा उसे कहा जाता है, जितने भी पर्वतारोही होते हैं ये उनका बोझा ढोते हैं या फिर उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो 1953 में शेरपा तेनसिंह और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी को शिखर छूने में सफलता मिली। अब मेजर आगे लिखते हैं कि इसी शिखर को छूने के लिए 26 मई 1965 को सवेरे बहुगुणा, रावत, वीपी सिंह और मैं, यानी कि मेजर अपने लिए लिख रहे हैं, अगले आधार शिविर यानी कि जो मेन शिविर होता था उससे लेकर शिखर के लिए चले। बहुगुणा और रावत एक रस्से में बंधे हुए थे। वीपी सिंह और मैं, यहाँ पर मेजर कह रहे हैं अपने बारे में कि वो दूसरे रस्से में बंधे हुए थे। उनकी सहायता के लिए 12 शेरपा थे। जब वे सब कैंप 4 में पहुंचे तब सूरज डूब रहा था। मेजर आगे लिखते हैं कि वे लगभग सारी रात जागते रहे, क्योंकि वो जानते थे कि सोते समय अगर उन्होंने करवट ली तो तंबू लुढ़ककर 3000 फीट नीचे जा गिरेगा। स्थानाभाव के कारण, यानी जगह की कमी के कारण, सभी तंबू एक पांत यानी पंक्ति लाइन में लगाए गए थे। अब सवेरे सभी लोग ऑक्सीजन लगाकर 10:15 बजे वहां से निकल गए। वहां पर सख्त यानी कठोर काली काली चट्टानें थी या पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े थे। उन पर चलना बहुत मुश्किल और थकाने वाला था। ठंडी हवाएं उन सभी पर्वतारोहियों से टकरा रही थी। जब इन सभी पर्वतारोहियों को
अपनी तंबू दूर से फहराते हुए दिखाई दिए तो इनकी जान में जान आई। शाम होने तक ये सब वहां पहुंच गए। यहीं पर स्विस, ब्रिटिश और अमेरिकी अभियानों के पुराने तंबू भी थे और उन पर तभी का कूड़ा कचरा भी जमा दिखाई दे रहा था। हम इन तंबुओं को आसानी से पहचान गए। यहाँ पर मेजर कह रहे हैं कि उन्हें इन तंबुओं को पहचानने में बहुत ही अधिक आसानी हुई। अब उनकी ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, इसलिए मेजर इन तंबुओं में घुस गए और रात में उपयोग करने के लिए कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडर निकाल लाए। अब यहाँ पर थोड़ी दिक्कत शुरू हो गई क्योंकि वीपी सिंह बीमार पड़ गए। अब उनकी जगह पर फू दौड़जी पर्वतारोहियों के दल में शामिल हो गए। अब मेजर आगे बताते हैं कि इस अंतिम शिविर से अब आगे की चढ़ाई में दिन रात ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना था, यानी अब बिना ऑक्सीजन के आगे की चढ़ाई करना बहुत मुश्किल था। दूसरे दिन सुबह सुबह 7:30 बजे ये सभी पर्वतारोहियों का दल आखिरी शिविर के लिए चला। अब मेजर के साथ रस्से में फू दौड़जी बंधा हुआ था। उनके पीछे रावत, बहुगुणा और 7 शेरपा थे। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते थे, हवाएं बहुत तेज होती जाती थी। 11:30 बजे ये सब पहाड़ी के उस हिस्से पर पहुंच गए जहां पर ढाल जरा कम थी। 8,512 मीटर की ऊंचाई पर यह इन सभी पर्वतारोहियों का अंतिम शिविर था। इस शिविर से आगे 450 मीटर लंबी एक पहाड़ी थी। देखो बच्चों, यह पहाड़ी बहुत खतरनाक थी क्योंकि यह बहुत संकरी थी, यानी कम चौड़ी थी और तीखी थी और इसके दोनों ओर गहरे ढाल थे। इसके दाहिनी तरफ यानी राइट साइड बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा निकला हुआ था। अब इस बर्फ से पर्वतारोहियों को सतर्क यानी अलर्ट रहना होता था क्योंकि इस पर पैर पड़ते ही यह टूटकर गिर भी सकती थी। यानी चढ़ाई इतनी आसान नहीं थी जितनी यह सब पर्वतारोही सोच रहे थे। जैसे जैसे चढ़ाई आगे बढ़ती जा रही थी, रास्ता उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। अब सभी पर्वतारोही मुख्य पहाड़ी को पार करके दाईं ओर मुड़े। अब उनके सामने और भी कठिन कार्य था, स्लेट की चट्टानों की एक विशाल दीवार को पार करना, जिस पर हाथ या पैर टिकाने की कोई भी जगह नहीं थी। यानी अगर आप एक बार फिसल गए तो सीधा 5,000 मीटर नीचे तिब्बत में जाकर गिरेंगे। अब इन चट्टानों पर सभी पर्वतारोही थोड़े थोड़े चढ़ते रहे, यानी धीरे धीरे चढ़ते रहे। आखिरकार काली चट्टानें खत्म हो गई और अभी सब पर्वतारोहियों ने येलो बैंड क्षेत्र में प्रवेश किया। अब येलो बैंड इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें पीली पीली धारियां यानी लाइंस थी। इन पर चढ़ना थोड़ा तो आसान था लेकिन थोड़ा मुश्किल भी था। अब सभी पर्वतारोही इन्हें पार करके दक्षिणी शिखर के तल तक पहुंचे, जहां से बिल्कुल सीधी चढ़ाई शुरू हो जाती थी। मेजर के सिलेंडर की ऑक्सीजन कहीं से निकल रही थी, यानी लीक हो रही थी, इसलिए उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगी। अब यह जानकर वो खुद ही बहुत चिंता में आ गए। उन्होंने देखा कि सिलेंडर से मुंह तक ऑक्सीजन ले जाने वाली नली में छेद हो गया है। यह छेद शूज में जो बड़ी बड़ी कील लगी होती हैं, उनकी वजह से हो गया था। अब आसपास कहीं बैठने की कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए फू दौड़जी ने बर्फ को काटकर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया। अब यहाँ बैठकर मेजर ने टेप की सहायता से इस छेद को बंद किया ताकि वो आराम से ऑक्सीजन ले सके। अब सभी पर्वतारोही खुश होकर आगे बढ़ने ही वाले थे कि उन्हें लगा कि कोई आदमी उनकी ओर हाथ हिलाता हुआ और हांफता हुआ, यानी इसको सांस चढ़ी हुई है और बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जानते हो वो कौन था? वह रावत था। उससे मालूम हुआ कि बहुगुणा बीमार हो जाने से रुक गया है, उसे अकेले ही आगे आना पड़ेगा। अब रावत को सभी पर्वतारोहियों ने धीरे धीरे अपनी रस्सी के बीच में से जगह दे दी और जो रस्सा केवल 2 व्यक्तियों के लिए था, उसी पर 3 लोग दक्षिण शिखर पर चढ़ने लगे।
देखो बच्चों, ज्यादातर ऐसा होता है कि एक रस्से पर 2 व्यक्ति ही चढ़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग हो रहा था। अब एक रस्से पर 3 व्यक्ति एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी, जिससे उनकी स्पीड रफ्तार बहुत कम हो गई थी। अब धीरे धीरे बहुत सतर्कता पूर्वक उन सभी पर्वतारोहियों ने दक्षिण शिखर के बड़े बड़े पत्थर पार कर लिए। अब वे सभी एकदम सीधे शिखर पर नहीं पहुंचे और शिखर से कुछ मीटर नीचे ही बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड मुड़ गए। इसमें बहुत वक्त लगा, क्योंकि एक बार में एक व्यक्ति ही चल सकता था। जब एक चलता था तो बाकी के 2 रस्से को पकड़ कर रखते थे। अब सभी पर्वतारोही एक संकरी यानी कम चौड़ी गली में पहुंच गए, जिसे मेजर ने इंडियाज डेन का नाम दिया। यहाँ पहुंचकर वे सभी पर्वतारोही बहुत खुश हो गए। मेजर जानते थे कि यहाँ तक की चढ़ाई तो उन्होंने जैसे तैसे कर ली, लेकिन अब सबसे बड़ी बाधा बाकी थी, जो थी हिलेरी की चिमनी। लेखक को उसकी बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि पहले के विवरणों के अनुसार शिखर के मार्ग में यह सबसे बड़ी बाधा थी। लगभग 10 मीटर एक सीध में नीचे उतरकर सभी पर्वतारोही कुछ चट्टानों तक पहुंचे। यहाँ से एक संकरा सा रास्ता चिमनी तक जाता था। जैसे जैसे पर्वतारोहियों का दल एक एक बाधा को पार कर रहा था, तो उनमें आत्मविश्वास आ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक मुसीबत को पार करते ही दूसरी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। अब दक्षिण की तरफ बर्फ के बड़े बड़े ढेर थे और सभी पर्वतारोही बड़ी कुशलता से उन पर पैर रखे बिना आगे बढ़ रहे थे। अब उन्हें देखकर ही डर लगता था। अब रावत बीच में चल रहा था, इसलिए उसने जिम्मेदारी ली कि दक्षिण की ओर कोई भी नहीं जाएगा। सभी पर्वतारोहियों के कदम चट्टानी हिस्से पर ही पड़ते रहेंगे। अब वहां पर कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें थी, जो नीचे से कुछ ढीली थी। कई बार सभी पर्वतारोहियों को कूदकर एक से दूसरी चट्टान पर जाना पड़ता था। इन चट्टानों के बीच से अगर नीचे की ओर नजर चली जाए तो सभी पर्वतारोही देखते ही कांप उठते थे, क्योंकि नीचे 250 से 3000 मीटर तक गहरे गार थे, यानी गहरे गहरे गड्ढे थे। अब सभी पर्वतारोही उस बाधा के समीप पहुंच गए जिसका कि उन्हें सबसे ज्यादा डर था, यानी सभी पर्वतारोही हिलेरी की चिमनी के ठीक नीचे पहुंच गए, जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर था। अब हर पर्वतारोही इस चिमनी के बारे में जानता है, क्योंकि यह चट्टान और बर्फ के ढेर के बीच 13 मीटर ऊंची खड़ी है। अब सबसे ज्यादा मुसीबत यह थी कि इस चट्टान पर हाथ या पैर जमाने की कोई जगह ही नहीं थी और बहुत ज्यादा चिकनी होने के कारण यह बहुत बड़ी समस्या थी। अब मेजर ने कोशिश की कि हाथ रखने की जरा सी जगह कहीं मिल जाए, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। बर्फ के ढेरों के कारण दक्षिण की ओर से इसे पार करना बहुत खतरनाक था। अब बाईं ओर से भी ढलवा चट्टानें थी, जिन्हें पार करना भी बहुत असंभव था। अब फू दोरजी ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार फिसलता ही रहा। अब उसने क्या किया, चट्टान में बर्फ की कुल्हाड़ी की मदद से छेद करने की कोशिश की और उसके सहारे ऊपर चढ़ा। वह जमी हुई बर्फ में अपने जूतों की कीलें गाड़ देता और कुल्हाड़ी की मदद से अपने शरीर का वजन संतुलित करते हुए यानी बैलेंस करते हुए अचानक से कुल्हाड़ी को घुमाकर ऊपर दीवार में गाड़ देता। यानी इस प्रकार क्रम से धीरे धीरे वह ऊपर चढ़ता गया। अब रावत ने उसको सहारा दिया हुआ था। फू दोरजी पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। अब मेजर आगे कहते हैं कि अगर वह जरा सा भी फिसलता तो बाकी के 2 पर्वतारोही जो उस रस्से से बंधे हुए थे वो भी नीचे आकर गिर जाते। आखिरकार फू दोरजी बिल्कुल ऊपर पहुंच गया और अब नीचे जो पर्वतारोही थे उन्हें वह दिखाई देना बंद हो गया। वह चिमनी की चोटी पर पहुंच चुका था। अब रावत चट्टान पर फिसल रहा था और उसे तथा उसके बाद मेजर को फू दोरजी ने ऊपर खींच लिया। यहाँ भी बड़ी बड़ी चट्टानें थी और जैसे ही सभी पर्वतारोहियों ने
उस पर पैर रखा। वे हिलने लग गई। अब इस बाधा को पार करने में उन्हें कम से कम 20 से 30 मिनट लगे। अब सभी पर्वतारोही बर्फ के एक चबूतरे पर थे और वहां कुछ देर वे सुस्ताने के लिए यानी आराम करने के लिए रुके। यहाँ से आगे ढलान कुछ कम होती गई और पहले की तरह बाईं और चट्टान और दाईं और बर्फ थी। अब पहाड़ी अभी खत्म भी नहीं हुई थी। चिमनी पार करके सभी पर्वतारोही यह सोचकर खुश हो रहे थे कि अब तो शिखर के बिल्कुल पास आ गए हैं, लेकिन पहाड़ी का टुकड़ा तो मानो खत्म होने में नहीं आ रहा था। जितनी चढ़ाई करते उतनी और बढ़ती जा रही थी, यानी सभी पर्वतारोहियों का संघर्ष और अधिक कठिन होता जा रहा था। और अब देखो बच्चों, एक मुसीबत और आ रही थी। जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ती जा रही थी, सांस लेना पहले से भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। अब मेजर गहरी सांस लेने की कोशिश करते, लेकिन वह हिचकी बनकर टूट जाती, यानी वो गहरी सांस नहीं ले पा रहे थे। अब मन में सोचते हैं कि क्या यह चढ़ाई कभी खत्म होगी। अब एक एक कदम बहुत ही थका देने वाला साबित हो रहा था, यानी चढ़ाई कर करके शरीर इतना थक चुका था कि एक कदम भी आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। शरीर को थकावट महसूस हो रही थी। बर्फ और चट्टानों के टुकड़े मानो खत्म ही नहीं हो रहे थे, एक के बाद एक आते ही जा रहे थे। अब मेजर ने सोचा कि कब तक आगे और चढ़ते रहना पड़ेगा। अब उस समय स्थिति यह थी कि मेजर के मन और शरीर दोनों ने जवाब दे दिया था, लेकिन अंदर से कहीं से आवाज उठ रही थी, यानी वो अंतरात्मा की मनोबल की आवाज थी कि हमें आगे चढ़कर चढ़ाई पूरी करनी है। शिखर अब ज्यादा से ज्यादा 15 मीटर रहा होगा, लेकिन ढाल खत्म होने में ही नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कभी भी इसका अंत नहीं होगा। मेजर अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर थकावट को इग्नोर कर रहे थे, यानी नकार रहे थे और आगे बढ़ते ही जा रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि जब हम मन को एक तरफ करके अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। इन सभी पर्वतारोहियों के लिए भी ऐसा ही हुआ। तभी अचानक अंत सामने आ गया। अब बर्फ के ढेर नहीं थे। अब सभी पर्वतारोहियों ने जरा सा ऊपर देखा तो एक छोटी सफेद घुमावदार मेहराब सी थी। मेहराब का अर्थ होता है दरवाजे के ऊपर बना अर्धमंडलाकार भाग जैसा, और यही एवरेस्ट का शिखर था। यानी जहाँ पर सभी पर्वतारोही पहुँचना चाहते थे वहाँ वो पहुँच चुके थे। सभी पर्वतारोही अब धीरे धीरे चोटी तक पहुँच रहे थे। उन्होंने आपस में एक दूसरे के गले में बाहें डाली हुई थी। 2-1 मीटर और ऊपर चढ़कर शिखर के बिल्कुल अंतिम भाग तक वे सभी पहुंच गए। अब उन्हें और चढ़ाई नहीं करनी थी। ऑक्सीजन के मुखपटों और बर्फ के टुकड़ों से चेहरे के बिल्कुल ढके होने पर भी सभी एक दूसरे से अपनी खुशी छिपा नहीं सकते थे। उन सभी पर्वतारोहियों ने एक दूसरे की पीठ जोर से ठोकी, यानी एक दूसरे को शाबाशी दी। पिछले दल द्वारा गाड़ा हुआ तिरंगा झंडा हालांकि फट गया था, लेकिन गर्व से अभी तक लहरा रहा था। अब इधर उधर अन्य दलों के झंडे तथा निशानियां भी पड़ी हुई थी। सभी पर्वतारोहियों ने घूमकर चारों ओर लंबी नजर डाली। उन्होंने उत्तर की ओर तिब्बती पठार पर एक नजर डाली और फिर दक्षिण की ओर भारत के मैदान की तरफ देखा। कुछ दूर पर आईने की तरह चमकता हुआ और सवेरे की धुंध में तैरता थ्यांगबोचे मठ दिखाई दिया। यह दृश्य अविस्मरणीय, यानी कभी न भूलने वाला था। संसार को इस छत पर खड़े होकर और अपने नीचे मीलों तक दूर देखते हुए लेखक के मन में जो भावनाएं उठी, उनमें सबसे प्रमुख भावना विनय यानी विनम्रता की थी। उनका रोम रोम कह रहा था कि ईश्वर की कृपा है कि चढ़ाई समाप्त हो गई। देखो बच्चों, जब हम असफल हो जाते हैं तो हम बहुत जल्दी ईश्वर को दोष देते हैं कि भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे सफलता क्यों नहीं दिलाई।
लेकिन जब हम सफल हो जाते हैं तब भगवान को धन्यवाद करना भूल जाते हैं। हमें हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उस परम शक्ति के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। सभी पर्वतारोहियों ने अपनी सफलता के बाद ईश्वर का धन्यवाद किया। अब रावत ने झुककर शिखर पर दुर्गा की एक मूर्ति रखी और उसके सामने जरा सी धूप जलाई। मेजर ने गुरु नानक का एक फोटो और माला रखी। फू दौड़जी ने चांदी का एक लॉकेट रखा जिसमें दलाई लामा का फोटो लगा हुआ था। अब उसने भेंट स्वरूप चॉकलेट, बिस्कुट और मिठाइयाँ भी रखी। मेजर ठीक 10 बजे शिखर पर पहुंच चुके थे। अब उनकी ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रही थी, इसलिए उन्होंने बिना समय नष्ट किए फोटो खींचनी शुरू कर दी। मूवी कैमरा निकाला तो उन्हें पता चला कि वो तो काम ही नहीं कर रहा है। इससे वे बड़े निराश हो गए, लेकिन उन्होंने फटाफट दूसरे निकॉन कैमरे से चारों तरफ के बहुत सारे फोटो खींचे। इन सब में सबसे प्रमुख फोटो तिब्बत में रंगबुक ग्लेशियर का था। अब मेजर ने उत्तरी पहाड़ी और उत्तर कोण की ओर नजर डाली। इसी रास्ते से 1920 तथा 1930 के बाद के आरंभिक अभियान दल चढ़े थे। अब शिखर पर उन सभी पर्वतारोहियों का समय सपने की तरह बीत रहा था। अब तक सब यहाँ पर पहुंचे और आधे घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका था। अब सभी ने धरती माता को प्रणाम किया, क्योंकि उन्हें वापस भी लौटना था। अब यह सोचते सोचते मेजर बहुत उदास हो गए, क्योंकि वह कुछ और देर वहां रुकना चाहते थे, लेकिन अब जाना भी जरूरी था क्योंकि उनकी ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। इसलिए वापस लौटते समय मेजर के मन में प्रसन्नता के साथ साथ उदासी का भाव भी था। देखो बच्चों, अंत में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आत्मविश्वास हमारी सफलता की कुंजी है और हमारे जीवन की सबसे पहली सीढ़ी है। आत्मविश्वास से हमें ऐसी शक्ति मिलती है जिससे हम कुछ भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। आत्मविश्वास से ही हमारी संकल्प शक्ति को बल मिलता है। हमारी संकल्प शक्ति से हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ती है और आत्मिक शक्ति से ही हमारे सभी कार्य संभव हो जाते हैं। इसलिए हमें अगर सफलता प्राप्त करनी है तो हमें आत्मविश्वास के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अंत में अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आपकी मदद करने में यह वीडियो सहायक सिद्ध होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। प्यारे बच्चों, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। धन्यवाद।